दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वाईपी एजुकेशन ट्रिक परिवार में। हमारा उद्देश्य है आपकी तैयारी को आसान बनाना ताकि आप हर कॉन्सेप्ट को स्पष्ट रूप से समझ सकें। तो जैसा कि ज्ञात है आपको, यूपी टेट संस्कृत का सिलेबस चल रहा है, चाहे तो आपका पेपर 1 है या फिर पेपर 2 है। इसके लिए देखिए प्रैक्टिस सेट जो है आज 8वां प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। संस्कृत बिल्कुल आपका समाप्त कर दिया है, बिल्कुल ट्रिकी संस्कृत आपके लिए कराया है। टॉपिक वाइज भी हमने आपको रिवीजन करा दिया और ये फुल सिलेबस का ये जो है प्रैक्टिस सेट चल रहा है। देखिए संस्कृत संपूर्ण तैयारी, तो ये पूरे सिलेबस में आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे और ये आज 8वां प्रैक्टिस सेट है। इस वीडियो के अंदर लगभग 40 से 50 क्वेश्चन हम आपको कराने वाले हैं। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। बराबर में बेल आइकन की घंटी है, उसको भी प्रेस करिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो चलिएगा, आपका पहला जो क्वेश्चन है आज का वो लग चुका है। क्वेश्चन कह रहा है आभ्यंतर पीड़न जो है वो कितने प्रकार का होता है। आपको बताना है 11, 7, 5 या फिर 2। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, सही जवाब आपको लिखना है। तो सही जवाब क्या होगा, ये सी ऑप्शन हो जाएगा। आभ्यंतर पीड़न कितने प्रकार का होता है, तो 5 प्रकार का होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है संस्कृत वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। तो संस्कृत वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है 10, बी ऑप्शन है 15, सी ऑप्शन है 5 और डी ऑप्शन है 9। देखिए इसका जवाब आपको कमेंट करके देना है। कमेंट में बताइएगा सही जवाब क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। इसका आंसर मैं आपको नहीं देने वाला, ठीक है। आंसर आपको ही देना है क्वेश्चन नंबर 2 का। कमेंट करके बताइएगा किस स्वर का दीर्घ नहीं होता, किस स्वर का दीर्घ नहीं होता ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है देखिए ए, बी ऑप्शन है आ, सी ऑप्शन है ले और डी ऑप्शन है ओ। बताइएगा सही जवाब इसका क्या होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से ही आपको जवाब देना है। चलिए बताइएगा सही जवाब क्या होगा। पहला ऑप्शन ए है, बी ऑप्शन आ है, सी ऑप्शन लेर है और डी ऑप्शन ओ है। तो सही जवाब क्या होगा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। क्वेश्चन कह रहा है टा वर्ण का उच्चारण स्थान है, क्या है, तालु है, दंत है, मूर्धा है या फिर कंठ है। तो इसका जो सही जवाब होगा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, मूर्धा। अगला क्वेश्चन देखिए, 5वां क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। क्वेश्चन कह रहा है आ, ई, उ, ऋण प्रत्येक स्वर के कितने भेद होते हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से आपको जवाब देना है। ए ऑप्शन है 12, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 18 और डी ऑप्शन है 2। तो इसका जो सही जवाब होगा, सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। क्वेश्चन को पढ़िएगा और ध्यान से जवाब दीजिएगा। मनोरथा में कौन सी संधि है। बताइएगा मनोरथा में कौन सी संधि है, जल्दी से बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। तो यहाँ पे व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, एड़ संधि है या फिर एक ऑप्शन और है वो बता देता हूँ आपके लिए, स्वर संधि है, ठीक है, स्वर संधि है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका मनोरथा, यानी यहाँ पे आपकी एड़ संधि होगी। क्या है, एड़ संधि है। चलिए अगला क्वेश्चन। तो देखिए मनोरथा, ठीक है, मैंने जल्दबाजी में आपको सही जवाब नहीं दिया था, इसका गलत हो गया था। इसमें होगी आपकी व्यंजन संधि, ठीक है, व्यंजन संधि हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। क्वेश्चन कह रहा है विसर्ग, समीप, संपूर्ण इत्यादि 16 अर्थों में कौन सा समास होता है। कर्मधारय, बहुव्रीहि, अवयवी भाव या फिर तत्पुरुष। इसका जो सही जवाब आपका होगा वो होगा सी ऑप्शन, अवयवी भाव बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से ही आपको जवाब देना है। क्वेश्चन अच्छा है, बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से आप पढ़िएगा। कह रहा है समास में होता है, क्या होता है, दोनों, कोई नहीं, विग्रह, संक्षेप। बताइए समास में क्या होता है। तो समास में क्या होता है बताइए। विग्रह होता है, बताइएगा, या फिर आप कह सकते हो संक्षेप होता है, बताइए। तो आप कहोगे विग्रह भी होता है और संक्षेप भी होता है। तो यहाँ पे सी, डी दोनों ही ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा और ध्यान से ही जवाब आपको देना है।
क्वेश्चन को पढ़िए और पढ़ने के बाद ही आपको जवाब देना है। इसका सही जवाब क्या होगा? उच्चय, उच्चय शब्द का उदाहरण है, क्या है ये? अव्यय है, विशेषण है, सर्वनाम है या फिर संज्ञा है? बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और प्यारा सा है, कई बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। तो ये क्या है? ये आपका हो जाएगा अव्यय। पहला वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन आपसे कह रहा है विकाराहा पद में उपसर्ग है, विष है, बी है या फिर विषा है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और ठीक से ही जवाब आपको देना है। क्वेश्चन कह रहा है रघुवंशम में सिंह का क्या नाम था? तो क्या नाम था? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है लंबोदरा, बी ऑप्शन है कुंभोदरा और सी ऑप्शन है कुंभकर्णा और डी ऑप्शन है कुंभ ऊद्रा। तो बताइएगा सही जवाब क्या होगा। देखिए आपको बता दें, रघुवंशम की बात हो रही है। रघुवंशम महाकाव्य में दिलीप की परीक्षा लेने वाले सिंह का जो नाम था वो क्या नाम था? तो आपका सही जवाब होगा कुंभोदरा, यानी बी ऑप्शन सही होगा। ये कई बार पेपर में पूछा गया है और सही जवाब आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। ये क्वेश्चन भी अच्छा है। इस क्वेश्चन को जल्दबाजी में आप गलत नहीं करिएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से ही आपको जवाब देना है। देखिए सारी की सारी मैंने, चाहे वो अनुस्वार, चाहे वो विसर्ग संधि हो, चाहे वो व्यंजन संधि हो, चाहे वो स्वर संधि हो, सभी संधियां हमने ट्रिक के माध्यम से ही समझाई हुई हैं। तो ये कह रहा है सचित्र में संधि जो है वो कौन सी है? जस्त्व है, अनुस्वार है या स्तुत्व है या फिर ष्टुत्व है? बताइएगा सही जवाब क्या होगा। तो देखिए सही जवाब क्वेश्चन के हिसाब से डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन सारे वही क्वेश्चन लिए हैं जो संभावित क्वेश्चन हैं पेपर में पूछे जाने वाले। क्वेश्चन को पढ़िएगा और आप ध्यान से जवाब दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है तो क्वेश्चन अच्छा है, उसके साथ साथ में जवाब जल्दबाजी में आपको नहीं देना है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। वार्तिक कारक कौन है? पाणिनि है, कात्यायन है, पतंजलि है या फिर भरद्वाज है? सही जवाब आपको देना है। तो इसका जो सही जवाब होगा बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन भी आपका अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से ही आपको जवाब देना है। सीता रामेण सह वनम गच्छति, इस वाक्य में जो अव्यय है, अव्यय पद कौन सा है? तो अव्यय पद आपसे पूछ रहा है। सीता है, रामेण है, सह है या फिर वनम है? बताइएगा सही जवाब क्या होता है, क्या होगा। देखो अव्यय क्या होता है, क्या होते हैं, पहले आप ये समझ लो। अव्यय वे शब्द होते हैं चाहे लिंग, वचन, विभक्ति का कोई भी परिवर्तन नहीं होता। कह सकते हो लिंग, वचन और विभक्ति के अनुसार जो है ये नहीं बदलते हैं, जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, इन्हें हम अव्यय कहते हैं। तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा सह। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, संस्कृत आपको अच्छे से पढ़नी है, प्ले लिस्ट मैंने बना दिया है आपके लिए, और ट्रिकी संस्कृत आप आराम से पढ़ सकते हैं। इसके लिए हमने आपके लिए ई बुक भी तैयार कर दी है। ई बुक अगर आपको मिल गई वो या आप ले सकते हैं तो दोस्तों 4 से 5 घंटे के अंदर अंदर कंप्लीट संस्कृत आपके दिमाग में सेव हो जाएगी। इस प्रकार से ई बुक जो है तैयार की गई है। तो उसे प्राप्त करने के लिए वीडियो के अंत में मैं आपको नंबर दे दूंगा, जिसे चाहिए वो ले सकता है। भाषा शिक्षण की दृष्टि से कौन सी अवस्था अधिक प्रभावी है? तो कौन सी अवस्था अधिक प्रभावी है भाषा शिक्षण की दृष्टि से? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था या फिर शैशवावस्था? तो इसका जो सही जवाब होगा इसका हो जाएगा डी ऑप्शन, शैशवावस्था बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से ही जवाब देना है। चा वर्ण का उच्चारण जो स्थान है वो क्या है? बताइए, दंत है, कंठ है, मूर्धा है या फिर तालु है? बताइएगा क्या होगा। देखो आपको ये ध्यान रखना है, ट्रिक मैंने आपको बताई थी, आपको ध्यान रखना है कचते कचते टप, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कावर, चावर, तावर, टावर और पावर, ठीक है। अब यहाँ पे बात हो रही है चा वर्ग की, चा वर्ग की बात हो रही है
अब चा वर्ग की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है ये तालु के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? तालु के अंतर्गत आएगा। तालु के अंतर्गत चा, छा, जा, झा और वहाँ। तो आपका जो सही जवाब होगा यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी बात पे। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से ही आप जवाब दीजिएगा। 86 को संस्कृत में क्या कहते हैं? ठीक है, तो देखो ऑप्शन सब मिलते जुलते आपको लगेंगे, ठीक है, लेकिन आपको घबराना नहीं है, आपको ध्यानपूर्वक जवाब देना है तो आप सही जवाब दे जाएंगे। बताइएगा। आप कहोगे सर सीती सीती तो सब में लगा है, ठीक है, ये सब में लगा है, ठीक। अब इधर से पहचानो, इधर से पहचानो सही जवाब क्या होगा। देखो बी होगा नहीं और आपका 86 में इस प्रकार से सेट नहीं लिखा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये दो ऑप्शन तो आपके कट गए, ठीक है। अब आपका पहला बचा और ए बचा और आपका डी बचा। अब कहोगे सर ए और डी तो बिल्कुल सेम है, तो बिल्कुल सेम है, देख लीजिए क्या सेम है। हाँ, आप कहोगे बिल्कुल सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये ए और डी आपका जो है ये विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। सट इसमें इस प्रकार से लिखा जाएगा जिस प्रकार से ये लिखा गया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ चीज़ें हैं उनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से ही जवाब देना है। देखो जिसमें अन्य पद की प्रधानता होती है वह समास है। देखो अव्ययी भाव, अव्ययी भाव में क्या होता है, इसमें पूर्व पद जो अव्यय होता है तो पूर्व पद ही क्या होता है, प्रधान होता है, तो ये आपका नहीं होगा, ठीक है। तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास की पहचान क्या है, कारक चिन्हों का लोप होता है और इसमें जो उत्तर पद है वो प्रधान होता है, तो ये भी आपका नहीं है। नेक्स्ट है द्वंद्व समास, तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, इसलिए ये भी आपका नहीं है और इसमें योजक चिन्ह का भी प्रयोग होता है। तो इसका मतलब आपका ये बचा बहुव्रीहि समास, यानी जिस समास में अन्य पद का मतलब है वहाँ अर्थ की प्रधानता होती है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है, पाणिनि के अनुसार प्रत्याहारों की संख्या कितनी है। तो आपको बताना है, देखो पाणिनि के अनुसार बताना है, ध्यान रखना है इस बात को, 41 है, 42 है, 40 है या फिर 44 है। देखो पाणिनीय व्याकरण में प्रत्याहारों की जो संख्या है वो आपको बता दें 42 बताई गई है। कितनी? 42, यानी बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से ही आपको जवाब देना है। भंडारकर विधि में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है। तो भंडारकर विधि में आपको बताना है निम्न में से कौन सी विशेषता है। देखिए चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। विश्लेषण है, संस्कृत को वार्तालाप द्वारा पढ़ना है, अनुवाद और व्याकरण के माध्यम से पढ़ाना है और फिर शब्दावली के प्राचीन रूप को ग्रहण करना है। तो सही जवाब आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। देखो भंडारकर विधि में व्याकरण और अनुवाद को विशेष महत्व दिया जाता है, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। तो 11-10 क्वेश्चन लगभग हमने कर लिए हैं और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक करिएगा और वीडियो को अपने सभी दोस्तों में, सभी ग्रुप में शेयर कीजिएगा। चलिए बताइएगा, स्था धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन में रूप क्या होगा। अब आप यहाँ पे ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हो, जो हमने आपको ट्रिक दी थी उस ट्रिक का इस्तेमाल कीजिएगा और बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखो, पहला ऑप्शन पढ़ो, क्या पहला ऑप्शन होगा या फिर दूसरा ऑप्शन होगा। पहला और दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सेम है, कोई टेंशन नहीं है। त्रिष्ठाप फिर पढ़िएगा, त्रिष्ठम पढ़िएगा। तो सही जवाब इसमें क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिए इसमें जो पहला और दूसरा वाला ऑप्शन है यही आपका सही हो जाएगा, ए और बी वाला, ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि स्था धातु लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप बनेगा त्रिष्ठम, यही बनेगा आपका, ठीक है। तो ये वाला आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, देख लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कारक कितने होते हैं। देखो यहाँ संस्कृत की बात हो रही है, संस्कृत में आपको बताना है कारक कितने होते हैं, 9, 6, 7 या फिर 8। आपका जवाब होगा 6, आपका जवाब होगा 6। कौन कौन से कारक होते हैं तो आप 1 मिनट में देख लीजिएगा। कर्ता कारक होता है, कर्म कारक होता है,
करण कारक होता है, करण संप्रदान कारक होता है। कौन सा? संप्रदान। जहाँ पे भी कुछ दान दिया जाए वहाँ पे संप्रदान कारक होगा। अपादान कारक क्या है? अपादान कारक भी होता है। अपादान कारक का मतलब अलग होने की कंडीशन में, ठीक है। अपादान के साथ साथ अधिकरण कारक होता है। ये आपके कुल मिला के 6 कारक होते हैं संस्कृत में, और हिंदी में टोटल 8 कारक होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है भारत में देव भाषा किसे कहा गया है? तो भारत में देव भाषा जो है वो किसे कहा गया है? क्वेश्चन को पढ़िएगा और सही से जवाब दीजिएगा। संस्कृत है, प्राकृत है, पाली है, अपभ्रंश है। सही जवाब इसका दीजिएगा। सही जवाब क्या है? तो देखो भारत में जो देव भाषा है इसे क्या कहा गया है? इसे ए ऑप्शन सही होगा, संस्कृत। क्योंकि संस्कृत को भारत की देव भाषा कहा जाता है, क्योंकि अधिकांश जो वैदिक एवं धार्मिक साहित्य हैं वो इसी में है। तो आपका ए ऑप्शन सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको ध्यान से पहचानिएगा और ध्यान से इसका जवाब आपको देना है। देखो कह रहा है नायिका इस पद का संधि विच्छेद है वो क्या होगा? ये आपको बताना है, ठीक है। तो बताइएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है। जो सही है उसका आपको चुनाव करना है। तो देखिए इसमें हो जाएगा नय धन अका, यानी डी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा। अयादि संधि है यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं पुस्तक लिखता हूँ, इसका शुद्ध अनुवाद क्या होगा? तो शुद्ध अनुवाद क्या होगा बताइएगा। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं और सही ऑप्शन को आपको बताना है, सही ऑप्शन को आपको पकड़ना है। तो यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन देखिए, अयम पुस्तकम लिखामि। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बहुत ही सस्ता सा है, ये तो सभी को आना चाहिए। ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत बड़ जो है आते हैं, तो कौन कौन से आते हैं? देखो सा, 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 रा, तीनों सा और रा, ये जो है आपके, सॉरी तीनों सा और रा वाला नहीं है, तीनों सा और हा, ठीक है, ये सी वाला है। देखो इस तरीके से थोड़ी सी मिस्टेक हुई तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तीनों सा और हा, ये आपको ध्यान रखना है। सी ऑप्शन आपका सही होगा, ये आपके ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 को ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से ही आपको जवाब देना है। एक ऑप्शन देखिए यहाँ पे रुक गया, एक ऑप्शन यहाँ पे है, टाइपिंग मिस्टेक है, ये कोई बात नहीं है, ध्यान से पढ़िएगा। ध्यान से पढ़िएगा और सही से आपको यहाँ पे जवाब देना है। इसका सही जवाब क्या होगा बताइएगा। पुरस्कृता, ठीक है, वर्तमनि पार्थिवेन, पार्थिवेन, यह सूक्ति कहाँ से ली गई है? तो ये कहाँ से ली गई है ये आपको बताना है। तो ये जो है आपकी सी ऑप्शन होगा, रघुवंशम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है रामस्य पद में जो राम है शब्द के किस विभक्ति वचन का रूप है? तो ये बताइएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। तृतीय विभक्ति एक वचन है, पंचमी विभक्ति द्विवचन है, षष्ठी विभक्ति एक वचन है, सप्तमी विभक्ति द्विवचन है। तो बताइएगा सही जवाब इसका क्या होगा? तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो आपका सी ऑप्शन होगा। सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ट्रिक जो हमने आपको बताई थी उस ट्रिक का आप इस्तेमाल कर लीजिएगा। तो उस ट्रिक का आप इसके इस्तेमाल करेंगे तो ये क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। ट्रिक में लगा के देख लो, विश्वास ना हो तो। चलिए 19वां क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन अच्छा है और आराम से ही जवाब आपको देना है। एक प्रत्याहार के अंतर्गत बढ़ हैं, तो कौन से बढ़ हैं ये आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा टाइम क्वेश्चन ले सकता है, लेकिन आंसर जो है वो बिल्कुल सही निकल के आना चाहिए। तो इसका जो सही जवाब आएगा एक के प्रत्याहार के अंतर्गत आएगा ई उ ऋ। ये सी वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से ही आपको बताना है, प्रयुक्त प्रकृति बताना है और उसका प्रत्यय बताना है। तो ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से ही आपको जवाब देना है।
उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन का जवाब सभी लोगों को आता होगा। इसका जो सही जवाब होगा वो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से ही आपको जवाब देना है। निम्न में से कौन सा बाड़ी का भेद नहीं है? जो नहीं है वो आपको पकड़ना है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, पढ़ लीजिएगा और सही से आप जवाब दे दीजिएगा। मैं आपको तब तक 4 भेद जो है वो इस साइड लिख के बताता हूँ, ठीक है। बाड़ी के 4 भेद देखो, एक होता है आपका परा, तो परा तो इसमें है, परा तो इसमें दिया है। दूसरा जो है वो आपका है पश्यंती, तो आप कहोगे पश्यंती भी इसमें है, ठीक है। तीसरा जो है वो है मध्यमा, क्या है मध्यमा, तो मध्यमा इसमें नहीं दिया है। और चौथा जो है वो है आपका बैखरी, चौथा क्या है वो है आपका बैखरी, ठीक है। ये 4 है, तो बैखरी तो इसमें दिया है, ठीक है, तो ये भी सही है, यानी नहीं पूछा है तो आपका डी ऑप्शन होगा उत्तमा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है नमः शिवाय, नमः शिवाय इस वाक्य के शिवाय पद में कौन सी विभक्ति है? तो बताइएगा, सही जवाब आपको देना है। तृतीया है, चतुर्थी है, पंचमी है, षष्ठी है, ये आपको बताना है। देखो नमः शिवाय, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं शिवाय यानी चतुर्थी विभक्ति का रूप है जिसका अर्थ होता है शिव को होता है, ठीक है। तो यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति आएगा, बी ऑप्शन सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन कह रहा है संस्कृत में पुरुष कितने होते हैं? कितने होते हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? तो आपका जवाब होना चाहिए 3। संस्कृत में पुरुष कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रथम होता है, मध्यम होता है और आपका उत्तम होता है। ये 3 पुरुष होते हैं, तो आपका जो ऑप्शन है बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन कह रहा है युधिष्ठिरा में कौन सा समास है? तो चारों समास देखिए सामने दे रखे हैं, बताइएगा, पढ़िएगा और सही जवाब आपको देना है। तो चलिएगा सही जवाब आपको देते हैं। सही जवाब आपका पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे होगा, अलुक प्रत्यय तत्पुरुष हो जाएगा। पहला वाला ऑप्शन सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन कह रहा है बालका गीतम गायती का क्रमवाच्य पद क्या होगा? यानी अभी जो वाक्य है वो किस रूप में है? वो है दोस्तों, वो है देखिए, ये अभी आपका कृतवाच्य के रूप में है। अब आपको क्रमवाच्य में बदलना है, ठीक है। तो देखो बालका का क्या बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है। बालका का बनेगा बालकाए, बालकया, ठीक है। और गीतम, गीतम आपका ऐसा ही रहेगा। और गायती, जहाँ ती है वहाँ पे क्या लगेगा लास्ट में? यते लग जाएगा। क्या लग जाएगा? यते लग जाएगा। तो बालकाए गीतम गीते, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 है। 26 को ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से ही जवाब आपको देना है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन को पढ़िएगा और पढ़ने के बाद चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़िएगा, इसके बाद आप जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो इसका जो सही जवाब होगा बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन कह रहा है धेनु शब्द का चतुर्थी एकवचन में रूप क्या होगा? एक ऑप्शन आपका ये टंगा हुआ है और बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। बताइएगा सही जवाब क्या होगा? चतुर्थी एकवचन में क्या होगा? अब आपने ट्रिक यूज करना है। ट्रिक यहाँ पे सेट हो रही है और क्वेश्चन बन भी रहा है। तो यहाँ पे जो होगा सी ऑप्शन हो जाएगा धेनवे, ठीक है। और अभी तक आपने जो है ई बुक संस्कृत की प्राप्त नहीं की है, ट्रिकी है। मैंने कहा 4 से 5 घंटे अगर आप पढ़ लोगे तो पूरी वो जो आपकी जो ट्रिकी PDF है आपके दिमाग में सेव हो जाएगी और बहुत आनंद आएगा आपको पढ़ते हुए। सारी चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। किसी भाई बहन को चाहिए तो वो इस नंबर पे संपर्क कर सकता है, ठीक है। 86 50 41 59 57 इस नंबर पे संपर्क कर सकता है और प्राप्त कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर दे रखा है
कि कादम्बरी कथा की नायिका जो है वो है, तो कौन है बताइएगा। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, ऑप्शन को पढ़ना है और सही से जवाब आपको देना है। ठीक, कादम्बरी की बात हो रही है। तो बाण भट्ट कादम्बरी जो कथा की मुख्य नायिका है वो कादम्बरी ही है, यानी डी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को पढ़ो और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से ही जवाब दीजिएगा। और इसमें अभी आप ट्रिक का इस्तेमाल करना, ट्रिक इसमें सेट हो रही है। बताइएगा, गच्छेयम गम धातु का रूप है, तो आपको लकार बताना है भैया, कौन सा लकार है, कौन सा पुरुष है, कौन सा वचन है। देखो यहाँ पे आपको सबसे पहले ये पहचानो कि इसमें यूज क्या हो रहा है। तो मैं आपसे कहूँ कि ये चाहिए के अर्थ में है, चाहिए के अर्थ में है और इसमें ए का यूज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो गच्छेम, एम यानी एम का मतलब है ये ऊपर ए है, तो ए का प्रयोग हो रहा है। तो ये तो आपको पता चल गया विधलिट लकार है। ठीक है, अगर चारों में विधलिट होता तो आप फंस जाते, लेकिन यहाँ से ही क्लियर हो जाएगा, ये आपका सी ऑप्शन सही है। उत्तम पुरुष महाभाष्य के रचयिता हैं वो कौन है? पाणिनि हैं, कात्यायन हैं, पतंजलि हैं या फिर भर्तहरि हैं। तो सही जवाब आपको देना है कि इसका सही जवाब क्या होगा, बताइएगा। महाभाष्य के जो लेखक हैं वो कौन है? सही जवाब आप दीजिएगा इसका। तो सही जवाब क्या होगा? आपका पहला वाला जो ऑप्शन है सही हो जाएगा, पाणिनि। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन सही है। इसी प्रकार से पूरे 30 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और 30 क्वेश्चन जो होंगे वो एग्जाम लेवल के ही होंगे, बस आपको अपनी तैयारी को परखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से ही जवाब देना है। इको एड़ची सूत्र जो है वो किस संधि से संबंधित है, ये आपसे पूछ रहा है। क्या ये गुण संधि है, वृद्धि संधि है, एड़ संधि है या फिर दीर्घ संधि है? देखिए, गुण संधि आपका होगा नहीं, गुण संधि होती तो आदि गुण, ये आपका जो सूत्र है वो आदि गुण हो जाता। वृद्धि संधि का वृद्धि रेचि होता तो ये भी नहीं होगा, और दीर्घ संधि का क्या होगा? दीर्घ संधि का भी नहीं होगा, क्योंकि दीर्घ सर्वे का ये होता है, उसका ये भी नहीं होगा। तो आपने देखा गुण का भी नहीं है, गुण संधि का अगर होता तो ये आपका होता आदि गुण। ठीक है, लिख देता हूँ जिससे कि आपको याद हो जाएगा। ये होता आपका, अगर वृद्धि संधि का होता तो आपका होता वृद्धि रेचि, तो आपका क्या होता? वृद्धि रेचि, ये आपका सूत्र हो जाता। अगर ये दीर्घ संधि का होता तो दीर्घ संधि का होता है अका सरबड़े दीर्घा, तो आपका ये वाला हो जाता। ठीक है, लेकिन ये इसका जो सही जवाब है वो है सी ऑप्शन, एड़ संधि है, एचोड़ अबा अबा, ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, इको एड़ची है ना, तो इको एड़ची ये सूत्र जो है वो एड़ संधि का है। ठीक है, और जो मैंने आपको बोल दिया वो आपका अयादी संधि का था, एचोड़ एबा एबा। चलिए कोई बात नहीं, आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत प्यारा है, जवाब दीजिएगा। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार जो प्रयत्न हैं, प्रयत्न कितने प्रकार के माने गए हैं? तो इसका आपको सही जवाब देना है। ठीक है, यहाँ पे पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, पूरा क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है, पूरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, इसमें मिस प्रिंट है, कोई बात नहीं, ऑप्शन को देखिएगा और ध्यान से जवाब दीजिएगा। मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पूरी बात। देखो, इसमें पूछ रहा है, ये यहाँ पे जो है वो आप लिख लेना, ये आभ्यंतर प्रयत्न की बात कर रहा है। ठीक है, किसकी? आभ्यंतर। ठीक है, आभ्यंतर प्रयत्न की बात कर रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये आपसे पूछ रहा है कि आप ये बताओ आभ्यंतर प्रयत्न है वो कितने प्रकार का होता है, तो ये आपको बताना है। चलिए, क्वेश्चन में ही मिस्टेक है क्योंकि ऑप्शन भी नहीं दे रखे हैं, तो उसके हिसाब से मैं चेक करता हूँ और बताता हूँ यहाँ पे क्या मिस्टेक है। तो चलिएगा, यहाँ पे ये सब हटाइएगा और सीधे सीधे यहाँ पे लिखिएगा वहाँ प्रयत्न, तो आपका ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, यही पूछ रहा है कि जो वहाँ प्रयत्न है
ये कितने प्रकार का होता है? 9, 11, 13 या फिर 14? इसका सही जवाब आपको देना है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ए, बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। ये जो है 11 प्रकार हैं, कौन कौन से हैं? विवार है, संवार है, श्वास है, नाद है, घोष है, अघोष है, अल्पप्राण, महाप्राण, उद्दान, अनुदान और तुरंत। यही लगभग 11 हैं आपके, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, ऐसी बात नहीं है, ये टाइपिंग मिस्टेक है तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें। चलिए बताइएगा। अच है, अच प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं? अच में कौन से प्रत्याहार आते हैं ये आपको यहाँ पे बताना है। बताइएगा। केवल ह्रस्व स्वर आते हैं, सभी स्वर आते हैं, सभी व्यंजन आते हैं या फिर आयुग्मा आते हैं? बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब देना है। तो देखिए अच के अंतर क्या आता है? अच के अंतर्गत सभी स्वर आते हैं, यानी आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिएगा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है तालव्य वर्णों का समूह जो है वो कौन सा है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। देखिए पहला है चा, छा, जा, झा, वा, और फिर आप चारों पढ़ लीजिए और सही से आपको जवाब देना है। तालव्य का समूह आपको पहचानना है, आपको याद रखना है। कचट, तप, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद दिलाएगा। तो बताइएगा तालव्य वर्णों का समूह कौन सा सही है? तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा आपका ये हो जाएगा चा, छा, जा, झा, वा, पहला वाला। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, उदाहरण थोड़ा सा अजीब है, आप सही से जवाब दीजिएगा। बताइएगा इसमें कौन सी संधि होगी? विद्यालय धना धन इदम, यानी विद्यालय धन इदम में कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी, एड़ संधि होगी, वृद्धि संधि होगी या फिर दीर्घ संधि होगी? तो सही से जवाब आपको देना है, ठीक है। चलिए बताइएगा सही जवाब क्या होगा। देखिए इसमें जो होगा संधि के हिसाब से होगा एड़ संधि, यानी बी वाला इसका सही जवाब बन रहा है क्वेश्चन के हिसाब से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बताइए राजपुरुषा में कौन सा समास है? सही जवाब आपको देना है। द्विग है, कर्मधारय है, तत्पुरुष है या फिर बहुव्रीहि है? सही आपको जवाब देना है। तो राजपुरुषाहा, यानी यहाँ कह सकते हो पूर्व पद जो है, पूर्व पद उत्तर पद का विशेषण है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? रामेण रावणा हता हताहा, रामेण रावणाः हता। वाक्य में जो रामेण है ये कौन सी विभक्ति है ये आपको बताना है, ठीक है। इसका मतलब सीधे सीधे समझो, रामेण का अर्थ जो होता है वो होता है राम द्वारा। क्या होता है? राम द्वारा है, ठीक है, राम द्वारा है। तो कर्ता के साधन या करण को व्यक्त करने पर यहाँ पे जो विभक्ति होगी द्वितीया नहीं होगी, चतुर्थी नहीं होगी, पंचमी नहीं होगी, क्या होगा? तृतीया विभक्ति होगा। बी ऑप्शन सही होगा। चलिए आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में जवाब दे सकते हैं। बालकाः पुस्तकम पठति, कर्मवाच्य होगा, तो क्या कर्मवाच्य होगा ये आपको बताना है। तो चलिए हमने आपको बताया था कि जहाँ पे भी ती दिखे लास्ट में, जहाँ पे भी लास्ट में ती दिखे तो वो क्या होगा? वो कर्तवाच्य का उदाहरण होगा। अब कर्मवाच्य है तो कर्मवाच्य में लास्ट में ती की जगह क्या है? एते आ जाता है। क्या आ जाता है? एते आ जाता है। तो ट्रिक से पकड़ लो इसे। देखो इसमें तो है नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो सही जवाब क्या होगा? पहला वाला ऑप्शन ही सही हो जाएगा, पुस्तकम पठयते, ठीक है, क्योंकि कर्मवाच्य में कर्म प्रधान हो जाता है। तो यहाँ जो होगा वो पुस्तकम कर्म है, अतः पुस्तकम पठयते होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। गत्वा में कौन सा प्रत्यय है? कत प्रत्यय, कतवत प्रत्यय, लिप प्रत्यय या फिर तुमन प्रत्यय? बताइएगा। यहाँ पे गम धातु है, यानी कह सकते हो आप गम धातु है और धन
त्वा, ठीक है, ये है। रूप में तो प्रयुक्त अव्यय जो है वह, तो सही जवाब इसका होगा आपका ये सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, लिप प्रत्यय। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 भी आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। क्वेश्चन कह रहा है भू धातु, धातु देख लो, भू धातु लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा, बताइएगा। सही जवाब आपको देना है, इसका सही जवाब क्या होगा। देखो प्रथम पुरुष का कह रहा है, प्रथम पुरुष बहुवचन, बताइए तो क्या होगा, भवन्तु, भवतु, भवत या फिर भवाम। आप ट्रिक का इस्तेमाल करिए, जो हमने आपको ट्रिक से समझाया था, ट्रिक के से का इस्तेमाल करेंगे तो क्वेश्चन आराम से बनेगा, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब होगा आपका ए ऑप्शन होगा, ट्रिक का ही इस्तेमाल करें, आराम से क्वेश्चन बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है नदाहा पद जो है किस विभक्ति एवं वचन का रूप है, तो सही जवाब आपको देना है। क्या ये प्रथमा बहुवचन है, द्वितीय एकवचन है, तृतीय बहुवचन है या फिर षष्ठी एकवचन है, बताइएगा। तो इसका अर्थ क्या होता है, इसका जो अर्थ होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका अर्थ होता है नदियाँ, इसका क्या अर्थ होता है, नदियाँ होता है, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब होगा यहाँ पे आपका प्रथमा बहुवचन हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर भी मैं कह रहा हूँ किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट करिएगा, कमेंट में फिर आपको जवाब मिलेगा। संस्कृत में 35 को क्या कहते हैं, पंचत्रिशतम सत्तमा, ठीक है, या फिर 60 या फिर चतुर्शीतत्रिशत, बताइएगा सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का, अब देखो पहचानो 35 लिखा है ना, तो 35 हुआ, 30 + 5 35 हुआ। अब 30 को क्या लिखते हैं, तो आप कहोगे त्रिशत बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, त्रिशत बोलते हैं, त्रिशत, ठीक है। और 5 है तो इसमें पच और जोड़ लो, क्या है, पच और जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा, पच त्रिशत। ऐसा कुछ है तो आप कहोगे ऐसा कुछ है, कौन सा वाला, पहला वाला बन रहा है, ठीक है। तो आराम से इस तरीके से ही बनाना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग नहीं है। यहाँ पे कह रहा है कौन सा उपसर्ग नहीं है, जो नहीं है उसको पकड़ना है। देखिए परा, सम, अनु, तथा, बताइए सही जवाब क्या होगा। परा आपका उपसर्ग है, सम आपका उपसर्ग है, अनु आपका उपसर्ग है, लेकिन तथा आपका उपसर्ग नहीं है, तो आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखिएगा। निम्न में से शुद्ध विलोम जो है युग्म कौन सा है, तो जो शुद्ध है वो आपको बताना है। सुखम दुखम, मित्रम शत्रुता, शीतम अग्नि, ज्ञानम विद्यालय, बताइए सही क्या होगा। तो देखो जो पहला वाला ऑप्शन है यही आपका बिल्कुल सटीक जवाब है, ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर करिएगा। पूरा संस्कृत बिल्कुल कंप्लीट कोर्स हमने करा रखा है और हमने टॉपिक वाइज आपको रिवीजन भी करा रखी है। तो संस्कृत की हमने प्ले लिस्ट बना दी है, प्ले लिस्ट से आप एक एक वीडियो को देखिएगा, संस्कृत आप आराम से सीख जाएंगे। संस्कृत में अगर आप जीरो हैं ना तो भी दोस्तों यूपी टेट के पेपर में संस्कृत में आप फेल नहीं होंगे, अगर सारी वीडियो आपने कवर कर ली तब, ठीक है। और वीडियो छोटी छोटी हैं, 5 से 6 दिन में आप आराम से कवर कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अच्छा है और इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगाइएगा, पेपर में पूछा जा सकता है। अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन है, क्या भास हैं, बिल्कुल नहीं, भवभूति हैं, बिल्कुल नहीं, विशाख दत्त हैं, बिल्कुल नहीं। सही जवाब क्या होगा, कालिदास होगा। हमने जितनी भी रचना और रचनाकार हैं एकदम बिंदास ट्रिक बाई हमने याद करवाया है आपको, ऐसी ट्रिक पूरे यूट्यूब पे आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। तो वो वीडियो आपने नहीं देखी है उस वीडियो को आप अवश्य देखिएगा, वरना आप 1 से 2 नंबर का नुकसान जरूर उठाएंगे। चलिए वाक्य को पढ़िएगा और बताइएगा किस आचार्य का ये काव्य लक्षण है, तो सही जवाब आपको देना है। और ये जो आप ये जो लक्षण देख रहे हैं ये मैंने आपको रचना और रचनाकार जब पढ़ाया था तो मैंने आपको ट्रिक से याद कराया था।
याद होगा, अगर आपने वीडियो को ध्यान से सुना होगा तो याद आपको होगा। बताइएगा, मम्मट है, दंडी है, विश्वनाथ है या फिर आनंद वर्धन है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? मम्मट होगा नहीं, दंडी होगा नहीं और आनंद वर्धन होगा नहीं। सही जवाब होगा विश्वनाथ। बताइएगा, ईमानदारी से कमेंट करिएगा, इसको मैंने ट्रिक से समझाया है या नहीं समझाया है। जो पुराने स्टूडेंट हैं देख रहे होंगे, तुरंत देख के ही उन्होंने जवाब दे दिया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, संस्कृत में वचन कितने होते हैं? तो बताइएगा, संस्कृत में जो वचन हैं वो कितने होते हैं? 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं या फिर 5 होते हैं? तो 2 होते नहीं हैं, 2 होते हैं हिंदी में, 4 होते नहीं हैं, 5 होते नहीं हैं। सही जवाब क्या होगा? बी ऑप्शन होगा, 3 होते हैं। कौन कौन से? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से ही जवाब देना है। चलिए पढ़िएगा, विद्या ददाति विनयम, इस उक्ति मतलब यह उक्ति जो है वो किस ग्रंथ से प्रसिद्ध है? ठीक है, किस ग्रंथ से है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है हितोपदेश, पंचतंत्र, नीति सप्तकम या फिर महाभारत। सभी के मैंने रचनाकार ट्रिक से याद कराए हुए हैं, मेहरबानी करके वो वीडियो अवश्य देख लेना। प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, प्लेलिस्ट पे जाके वो वीडियो आपको मिल जाएगा, उसे ज़रूर देखना। चलो इसका सही जवाब आपको देना है, तो सही जवाब आपका हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन, हितोपदेश। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बताइएगा सही जवाब क्या है? मुझे संस्कृत पढ़ना अच्छा लगता है का संस्कृत जो अनुवाद होगा वो क्या होगा? सही जवाब आपको देना है। तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, ए, बी, सी और डी। पढ़िएगा और सही जवाब दीजिएगा, सही जवाब क्या होगा? चलिए बताइएगा।